तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आत्मसम्मान की कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ 2 भाई के बीच में अंतर विरोध है। एक ऐसा चरित्र जिसका नाम है भंबल दा, और भंबल दा के बड़े भाई, उनके साथ उनका अंतर विरोध चलता है। एक मानसिक विडंबना है दोनों में। एक भाई बहुत ही ऊँचे पदवी पर है, बड़ा वाला, और अपने ऊँचे पदवी पे रहने की वजह से अपनी माता को बोझ मानता है। पैसे तो भेज देता है, लेकिन देख-रेख करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नहीं रहता है, और बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी के वश में भी चलता है, इसलिए भी विवश है। दूसरा भाई भंबल दा, जो बहुत मामूली सा जिसका आय है, बहुत छोटी-सी आमदनी, लेकिन उस छोटी-सी आमदनी में उसके अंदर इंसानियत कूट-कूट कर भरा है। किसी के भी दुख-सुख में खड़ा होता है। अपनी माता के साथ ज़िंदगी भर निभा गया, बहन की शादी तक भी करवा दी। तो काफ़ी नेक और उत्तम चरित्र है भंबल दा, और दा से नाम पता चल रहा होगा कि ये बंगाली चरित्र है। दादा को शॉर्टकट में दा बोलते हैं। तो जहाँ कहीं भी मैं की बात आएगी, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, मैंने ये सुना, तो समझ जाना कि वो लेखक हैं संजीव। अब कहानी देखिए, बढ़ते हैं। रंग-बिरंगे ध्वज यानी झंडे, माइक का शोर, कहीं स्पोर्ट्स ग्राउंड में माइक ही सुनाई देता है, ठीक है ना? 100 मीटर की रेस में भाग लेने वाले सभी लोग मैदान में आ जाएँ, इस तरह से माइक का शोर। चूने के चूर्ण की ज्यामिति अल्पना, चूना का पाउडर लेकर के उसी से जियोमेट्रिकल वो लाइनिंग टाना गया है मैदान में, जहाँ से रेस शुरू करना है, जहाँ पे रेस आगे ख़त्म होगा। अलंकृत स्पोर्ट्स का मैदान, नंबर चिपकाए हुए स्पोर्ट्समैन के पीछे, उनके पीठ पर या उनके सीने पर नंबर चिपकाया हुआ है। भीड़ एकदम उथल-पुथल लगी हुई है, खूब ज़ोरदार भीड़ है। कमी थी तो एक भंबल दा की। इस तमाम भीड़ के अंदर भंबल दा की कमी थी। इससे ये पता चल रहा है कि जब कभी भी स्पोर्ट्स होता था, जब कभी भी वहाँ खेल-कूद होता था, तो भंबल दा उसमें ज़रूर से ज़रूर रहते थे, आज नहीं है। लेखक कह रहे हैं, मुझे पहले अपनी तमाम व्यस्तताओं में इस बात का ध्यान ना था। पहले तो मैं बहुत बिज़ी था सब अरेंज करने में, तो मुझे ध्यान में नहीं था कि भंबल दा नहीं दिखाई दे रहा है। और वैसे भी भंबल दा कोई चीफ गेस्ट तो है नहीं, ठीक है? सर पर पाँव रख कर उनकी अगवानी के लिए भागता फिरूँ। अगवानी के लिए मतलब उनकी जी हुजूरी करने के लिए, उनके स्वागत के लिए भागता फिरूँ। कोई चीफ गेस्ट तो है नहीं। बाद में मुझे ख़्याल आया, शुरुआत में ख़्याल नहीं आया। वीआईपी को रिसीव करने, उनके स्वागत सत्कार, एंटरटेन करने से लेकर पचासों बातें थी। कितनी ज़िम्मेदारी थी मुझ पे। वीआईपी लोग आ रहे हैं, सबको स्वागत करना है, हुँ? और सबको वेलकम करना है, रिसीव करना है, एंटरटेन करना है। एंटरटेन करने का मतलब ये नहीं कि उनके सामने नाचना-गाना है। शरबत देना है, चाय देना है, पानी देना है, पूछना है, इसको एंटरटेन कहते हैं। जिनका ज़िम्मा मुझ पर था। सबसे बढ़कर मैं इस बात पर चौकन्ना था कि कहीं मैले-कुचैले या सामान्य मज़दूर बाबू क्लास के लोग वीआईपी की जगहों को हथिया ना लें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी इवेंट में। देखते होंगे बड़ा-बड़ा, सुंदर सफ़ेद पोशाक में सोफ़ा लगा हुआ है। होता क्या है कि उस सफ़ेद खूबसूरत सोफ़े के ऊपर कोई मज़दूर क्लास का आदमी देखोगे, लुंगी-वुंगी, गमछा-वमछा पहन के आके बैठ गया, ठीक है ना? अब कितना बड़ा-बड़ा इवेंट होने वाला है, चीफ गेस्ट की जगह पे बिना चप्पल पहने-वहने आकर कोई मैला-कुचैला पहने बैठ गया। तो ये बात का हमारे ऊपर ज़्यादा टेंशन था कि कहीं ये चीज़ ना हो जाए। हुआ यूँ, 1 मील की दौड़ शुरू करने वाला था, दर्शक दीर्घा से आवाज़ कसी जाने लगी, "बम बलदा कोথায়?" ठीक है ना? तभी प्रश्न हुआ, "बम भोले भैया कहाँ हैं?" 1 मील की दौड़ शुरू होने वाली थी और तभी आवाज़ आई, क्योंकि भंबलदा ने उसमें ना अपना नाम लिखवाया था, लेकिन भंबलदा है नहीं, ठीक है? बम भोले भैया, उनको प्यार से सब लोग बम भोले भैया बोलते थे। बहुत ही भोले इंसान थे। मैंने हड़बड़ा कर धावकों पर नज़र डाली। धावक मतलब जो लोग वो दौड़ने में हिस्सा लेने वाले थे, उन लोगों के ऊपर नज़र डाली। सचमुच में यार, बम भोले भैया का कहीं अता-पता नहीं है। झल्ला कर मैंने लिस्ट देखा, सूची। सूची में उनका नाम था, नाम डलवा दिए थे। ऐन वक़्त पर किसी की शादी या शमशान घाट तो नहीं आ गया? अजीब खपती आदमी है। मतलब ये मस्त-मौला आदमी थे। नाम लिखवा के गए हैं कि भाई हम मैच खेलेंगे या दौड़ में हिस्सा लेंगे। तब तक ऐन मौके में पता चला कि पड़ोस में किसी का मृत्यु हो गया, कोई काकी है, कोई काका है, तुरंत चल दिए खटिया लेके शमशान घाट, ठीक है ना? उधर स्टेडियम से लगातार धावकों के नाम
पुकारे जा रहे हैं, दौड़ के लिए बार बार नाम दोहराया जा रहा है। मैंने तो सोचना भी छोड़ दिया और सोचना छोड़कर घोड़ा दबा दिया पिस्तौल का। पिस्तौल स्टेडियम में पिस्तौल चलता है, सीटी नहीं चलती है। क्यों भाई? सीटी बजाएंगे, मान लो कोई हमारे पहले ही कोई और सीटी बजा दिया तो बेचारा दौड़ जाएगा पहले ही। तो सीटी से काम होगा नहीं, पिस्टल से होगा, क्योंकि पिस्टल तो सबके पास होगा नहीं ना, सीटी सबके पास हो सकती है। तुरंत मैंने चलाया, धाए, और दौड़ शुरू हो गई। अजीब बात थी, उन्हीं भंबलदा के लिए अनचाहे ही कुड़न भर आती हर बार, आज उन्हीं की कमी अखर रही है। होता है ना कभी कभी, कोई कोई ऐसा इंसान होता है कि गुस्सा भी आता है उसके ऊपर, क्यों है, और जब वो नहीं रहता है तो लगता है आज नहीं है, बड़ा खल रहा है यार। ठीक है, तो भंबलदा भी ऐसे ही थे। थोड़ी देर बाद माइक से विजेता की घोषणाएं भी आने लगी। ठीक है, 100 मीटर की रेस में आज के विजेता, प्रथम विजेता हैं हरप्रीत सिंह, ठीक है ना, द्वितीय विजेता हैं, ठीक है, रमेश शर्मा, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद घोषणाएं शुरू हो गई। फर्स्ट प्रवीण घोषाल, सेकंड जोगन मुंडा, थर्ड आगे सुन नहीं पाता, तीसरा मैं सुन नहीं पाया। मैं भंबलदा को ढूंढते हुए पूरे 25 वर्ष उलट पलट डालता हूँ। अब चलिए, उनको ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते ढूंढते चलिए पीछे 25 साल की कहानी आपको सुनाता हूँ, फ्लैशबैक। 100 मीटर से लेकर मील भर की दौड़, चाहे 100 मीटर की दूरी हो, चाहे 1 मील की दूरी हो। 1 मील में होता है 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का मतलब हो गया डेढ़, मतलब 100 करके 15 बार, है ना। चाहे 1 मील की दौड़ हो, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, हर्डल रेस हो, जेवलिन थ्रो हो, जेवलिन थ्रो जानते हो ना, जिसमें हाँ, नीरज चोपड़ा, डिस्क थ्रो हो, साइकिल रेस हो, पता नहीं क्या क्या। भंबलदा ऐसा कैरेक्टर थे ना, एक भी इवेंट छोड़ते नहीं थे। अधिकांश खेलों में बहिष्कृत होते गए भंबलदा, सब में हिस्सा लेने वाले इंसान थे वो, लेकिन धीरे धीरे सब में से उनको आउट करता गया, सब लोग आउट, इसमें भी आउट, इसमें भी आउट। जब भी ऐसा होता, मायूसी में उनका चेहरा सूज जाता। जब पता चला कि इस साल जेवलिन थ्रो से बाहर, मुंह सूज गया। अगले साल पता चला साइकिल रेस से बाहर, मुंह सूज गया, फूल जाता था मुंह। सूज जाने का मतलब ये नहीं कि गाल वाल फूल गया, मतलब दुखी हो जाते थे। स्पोर्ट्स अफसर समझाते, खेल का एक न्यूनतम मानक होता है भंबल, मानो भाई, ठीक है ना, एक तो लेवल होता है ना खेल में। अब सोचो, अब क्रिकेट का मैच खेलेंगे और 60 साल के आदमी को ले लेंगे, चलो भाई तुम क्रिकेट खेलने, वो ना दौड़ पाएगा ना बैटिंग कर पाएगा, कहीं हड्डी उड्डी पर लग गई तो दवाई अलग करवाना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलते थे, वह तो समझा सर, लेकिन क्या सभी खिलाड़ियों, धावकों को समान सुविधा देने का कोई कानून नहीं है स्पोर्ट्स की दुनिया में? ऐसा कहते थे। कहते थे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या सभी खिलाड़ी, सभी धावकों को सुविधा तो मिलना चाहिए ना, एक तरह से, एक बराबर, कुछ तो ऐसा कानून होना चाहिए ना सर। कौन बोलता था ये बात? भंबलदा। किसको बोलते थे? स्पोर्ट्स के अथॉरिटी ऑफिसर्स को। अगर ऐसा नहीं है तो साहबों के एक बर्बर मनोरंजन से अधिक इस स्पोर्ट्स का कोई महत्व है क्या? मान लीजिए अगर स्पोर्ट्स का कोई ऐसा नियम नहीं होगा, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर नियम होना चाहिए, और अगर ऐसा नियम नहीं है, तब तो इसको मान लिया जाना चाहिए कि कुछ अमीर लोग बैठते हैं और उनको एंटरटेन करने के लिए हम लोग बंदर कूद मचाते हैं। ठीक है, मत पार्टिसिपेट करो, टका सा भोथरा जवाब, लेकिन एक ही जवाब आता था अधिकारियों का, ঠিক আছে ঠিক আছে, এত যদি তোমার প্রবলেম থাকে তাহলে তুমি পার্টিসিপেট করবে না, যাও। लो, हम्बलदार चौंक जाते थे, ये क्या, मैं न्याय मांग रहा हूँ और आप लोग सीधा भगा दे रहे हैं। खैर न सही बाकी खेल, 1 मील की दौड़, बाधा दौड़, साइकिल रेस में अभी भी उन्हें भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता था। ये सब में अभी भी हिस्सा लेते थे। एक तो बाधा रेस होता है, हर्डल रेस, तुम दौड़ोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना, प्रॉब्लम आएंगी, ये सब में वो हिस्सा लेते थे, क्योंकि इसमें वैसे भी प्रतियोगी लोग कम मिलते थे, कॉम्पिटिटर कम होते थे, इसीलिए उनको चांस मिल जाता था। शुरू शुरू में बढ़त हासिल करने के लिए भंबलदा 2 बार आगे निकल जाते, मगर दूसरे चक्र के शुरू होते ही होते धावक उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाते। लोग उन्हें ललकार रहे होते, हर रेस में उनका एक ही हाल था, पहला राउंड में सबसे आगे रहते थे, दूसरे राउंड में सब ABCD जितना जने सब आगे, भंबलदा पीछे, तीसरा रेस में तो बहुत पीछे, और चौथे पांचवें राउंड में वो
विजेता का नाम घोषित हो गया तब तक भंबलदा दौड़ रहे हैं। मतलब इतने बड़े डिसिप्लिनरी थे, रेस नहीं बंद करेंगे, चलेंगे, दिखाएंगे कि हम पार्टिसिपेशन लिए हैं, हिस्सा लिए हैं। चालिए जान भंबलदा, बढ़े चलिए, हिंदी में उसका मीनिंग दिया हुआ है। पीछे से लोग ललकारते रहते थे और वो निरंतर क्लांति के प्रभाव में से, क्लांति मतलब थकान, धीमे धीमे दौड़ रहे होते। धावक बाकी चक्रों में उनसे 2-3 बार आगे निकल चुके होते। मतलब अभी वो तीसरे राउंड में है, तब तक बाकी लोग का 6वां राउंड चल रहा है, 5वां राउंड चल रहा है, वो तीसरे राउंड में है। मतलब ऐसा नियम है कि 10 राउंड मारना है, तो वो अभी 3rd राउंड में है, बाकी लोग 5वें 6ठे में है, 2-2 3-3 चक्र आगे। कभी कभी तो हमें भी उनकी वास्तविक स्थिति का भ्रम हो जाता। सच में राइटर बोल रहा है कि एक्चुअली में वो क्या है हमको तो समझ में नहीं आता था कभी कभी। लेकिन एक बात पर मैं बिल्कुल निश्चिंत था, दूसरे भले ही बेईमानी कर बैठे, भंबलदा बेईमानी नहीं कर सकते। एक बार, अब देखो ये उदाहरण दे रहे हैं लेखक, बेईमानी नहीं कर सकते। एक बार बगल के धावक ने खींचकर उन्हें लंगी भी मार दी। बगल वाला धावक था, गुस्सा आ गया उसको, ऐसे ही चिढ़ गया। भंबलदा का कंपटीशन नहीं था उससे, बहुत आगे था, चिढ़ के गुस्सा मार दिया। कभी कभी होता है ना, बहुत ताकतवर आदमी के सामने कोई बहुत कमजोर वमजोर आ जाए तो ताकतवर वाला आदमी को उसको देख के लगता है चींटी ऊँटी है, मसल देंगे हट, ठीक है ना। तो भंबलदा को लंगी मार दिया, गिर पड़े बेचारे, घुटने और केहूनी छिल गई, खून छरछरा के निकलने लगा। लोग लंगी मारने पर आक्रोश में आ गए और उस लड़के के ऊपर कूद पड़े, मारो मारो मारो। हमें पता था भीड़ एक ही बार में बेकाबू हो गई, बहुत कुछ हो सकता था। भीड़ की तोड़ फोड़ में हम अपने वीआईपी को कैसे संभालते। अब हमारा जिम्मेदारी हमेशा रहता था वीआईपी को संभालना, इधर भीड़ का उथल पुथल। मगर कुछ ऐसा हुआ नहीं। भंबलदा स्वयं लगड़ाते हुए आए, हाथ जोड़कर पूरे भीड़ को नियंत्रण में किए। तुरंत हाथ जोड़े, दादा क्षमा करबेन, আমার किच्छु है नहीं, मैं अपनी गलती से गिर गया, ये आदमी का कोई दोष नहीं है, प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए। कुछ दूर तक लंगड़ाते हुए चले, फिर भचकचाते हुए दौड़ पड़े। थोड़ी दूर तक लंगड़ा के चले, उसके बाद फिर भीड़ को शांत कराने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। अगर वो और लंगड़ा होने का एक्टिंग किए होते सचमुच में, तब सारा भीड़ मिल के उस आदमी को मार दिया होता। तो ये एग्जाम्पल था उनका ईमानदार होने का, अच्छा इंसान होने का। तो अब राइटर कह रहा है, हाँ तो मैं बातें कर रहा था उनके प्रति अपने कुढ़न की बात। भाई उनसे मैं भी चिढ़ा रहता हूँ। वह यूं कि दौड़ शेष हो चुकी होती, विजेताओं का नाम भी बोल दिया जाता था, दौड़ खत्म, विनर का नाम घोषित, प्रथम द्वितीय तृतीय सब बोल दिया गया, सबको अभिवादन भी हो जाता था, नमस्कार प्रणाम, हाथ मिलाना, सैल्यूट करना सब हो जाता था। ट्रैक में देखो तो भंबलदा भी दौड़ रहे हैं, दूसरे खेलों की तैयारी करनी शुरू हो जाती थी कि भाई चलो अब जल्दी से तैयार करो, अब ये चक्कर मार रहे हो तो 3 चक्कर मार के आएंगे। भंबलदा अभी भी दौड़ रहे होते हैं, ट्रैक जाम रहता था उनकी वजह से, कोई दूसरा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। बिना सारे चक्र पूरे किए, चक्र मतलब राउंड, बिना पूरा राउंड मारे बैठेंगे नहीं। भाई उनके रुतबे के खिलाफ है, आई एम ए स्पोर्ट्समैन, ये मेरा इंसल्ट हो जाएगा अगर हम बीच में बंद कर देंगे। साइकिल रेस में भी वही हाल, भंबलदा की यही भोली चाल। उस दिन के लिए लोग एक से एक हल्की और फ्री साइकिल ले आते थे। साइकिल रेस में सब ले आता था, वो पतला पतला पहिया वाला, ठीक है ना, साइकिल रेस करेंगे, ठीक है। कैरियर, बास्केट, चेन कवर हटा देते थे लोग, क्योंकि जितना हल्का रहेगा उतना फास्ट चलेगा। सामने बास्केट टोकरी है तो हटा दो, पीछे का कैरियर हटा दो, ठीक है, चेन कवर हटा दो। भंबलदा ले आते थे, जो खटाल वाला आदमी लोग ले जाते हैं दूध पहुंचाने के लिए, घड़ 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 घड़, हाँ बांग्ला साइकिल, ठीक ठीक बोले छो, बांग्ला साइकिल, वही लेके आते थे खटारा। अब कुड़न होगा नहीं भाई, बताओ कितना गुस्सा आएगा। राइटर को गुस्सा आने का यही वजह था, अब भीड़ संभालें यार, दूसरा स्पोर्ट्स करना है उस ट्रैक पे, अभी तक चक्कर मार रहा बंदा, ठीक है। साइकिल रेस में सब पतला पतला ले आ रहा है, ये लेके आ गया ब्रिटिश जमाने का, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। इसके विषय में प्रसिद्ध था कि घंटी छोड़ के इसका सब कुछ बजता था, घंटी नहीं बजता था, बाकी सब बजता था। अब सामने कोई भीड़ आ गया तो बजाने के लिए घंटी बजाना है ना, घंटी की जरूरत नहीं है, सब चे चों पैं पौं टैं कड़ाक कड़ाक कड़ाक।
कस्बे में उन जैसा तेज़ चलने वाला या तेज़ साइकिल चलाने वाला शायद ही कोई मिलता था। अच्छा कभी अन्य धावकों की तरह रियाज़ करते नहीं देखा। अच्छा वो बाकी साइकिल रेसर की तरह कभी रियाज़ भी नहीं करते थे, लेकिन उस दिन पहुँच जाते थे। रियाज़ मतलब प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस। अच्छा उनके दादा जो थे, दादा मतलब बड़े भैया, बंगला में दादा बोलते हैं, हिंदी में बड़े भैया, अशोक दा, उनका नाम था अशोक दा। स्वास्थ्य के नाम पर वो बुल वर्कर का अभ्यास करते। बुल वर्कर क्या होता है तुम लोग देखे होगे, एक तो एक्सरसाइज करने का एक तो इंस्ट्रूमेंट होता है, दोनों साइड से उसको ऐसे दबाते हैं, चेस्ट को ब्रॉड करने के लिए ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, बीच में उसमें रबड़ लगा रहता है। नहीं वो तो ऐसे रॉड जैसा रहता है, रॉड में स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग लगा रहता है उसमें, उसको दबाना होता है, वो दोनों रॉड फेंकता है बाहर और उसको दबाना पड़ता है ऐसे ऐसे। तो ये सब जो लैट्स वगैरह है, शोल्डर है, सब चौड़ा होता है थोड़ा सा। तो स्वास्थ्य के नाम पे अभ्यास करते थे, आसन करते थे, पति पत्नी दोनों योगा करते थे, पढ़े लिखे थे ना भाई, पढ़ा लिखा आदमी लोग ऐसे डिसिप्लिन में रहता है। मगर भंबलदा हंसा करते इन बातों पर, कहते थे भला किसान मजदूर को कसरत की क्या जरूरत है। सही बात, किसान और मजदूर आदमी कुदाल चलाएगा तो अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाएगा। अब कुदाल उठा रहा है, मिट्टी खोद रहा है, एक्सरसाइज हो गया। लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन और बीमा कंपनी के एजेंट, इनकी आयु 5 साल होती है। 5 साल होती है मतलब बॉडी का एफिनिटी, बॉडी का पावर, ठीक है ना। 5 साल से ज़्यादा ये लोग खट नहीं पाते हैं, परिश्रम नहीं कर पाते हैं। हम देखते आए हैं कि बात बहुत हद तक सही भी है। भंबलदा इसके अपवाद थे। हमने देखा है सबका ज़िंदगी स्पोर्ट्स में या बीमा कंपनी में 5 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। बीमा वाला एजेंट लोग भी 5 साल में जितना पॉलिसी खुलवा सकता है, जितना क्लाइंट बना सकता है बना लेता है, उसका सारा ज़िंदगी उसका कमीशन लेता है। और स्पोर्ट्स वाला लोग भी 5 साल में नाम मेडल सब हासिल कर लेता है। लेकिन भंबलदा अलग थे। जाने कितने धावक आए गए मगर भंबलदा हमेशा डटे रहे। पिछला 25 साल का कहानी सुना रहा है भाई। जाने कितनी बार ट्रैक जाम रखने के कारण उन्हें घुड़कियाँ, फप्तियाँ, कुड़न झेलनी पड़ी। घुड़की, फप्ती, कुड़न ये सब वर्ड का मतलब है हेट, नफरत, ठीक है ना। मगर आज तक ना उन्होंने प्रतिवाद किया, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, खेल के नियमों का उल्लंघन भी नहीं किया और ना भाग लेना छोड़ा। तुम नफरत करो, हम भाग लेंगे। तुम आंख दिखाओ, नाक सिकोड़ो, हम भाग लेंगे बस। दर्शकों का उनके प्रति समर्थन भी इतना ज़बरदस्त था कि उन्हें चाह के भी बैठा नहीं सकते थे। सारे दर्शक ढूंढते थे भंबलदा को, एक तो मज़ा होता था, इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट। भाई भंबलदा कोথায় আছে, पार्टिसिपेट করছে तो, बात करते थे आपस में। पिछली बार हर्डल रेस में महज 4 प्रतियोगी थे, मात्र 4 जन। पहले जमीन पर खूंटे से बंधे एक तिरपाल से घुस कर निकलना था। पहला बात ये था कि ऐसे एक तिरपाल बिछाया हुआ है ज़मीन में, अब रेसर दौड़ के आएगा और तिरपाल में घुस जाएगा और घुस करके रेंग के तिरपाल ऐसे हटा के रेंग के आगे बढ़ेगा और निकल जाएगा। फिर चर्बी लगे एक 75 अंश के लंबे तिरछे तख्त को पार करना था। उसके बाद एक तो तख्त था, एक चौकी ऐसे दीवार पे लगा दिया गया था, ऐसे ढाल करके ऐसे लगा दिया गया था 75 डिग्री पे, और उसके ऊपर फैट लगा दिया गया है, तेल डालडा टाइप का लगा दिया गया है, चर्बी। हाँ जी आंटी, हाँ वो एक आंटी जी आ गई थी। चलिए, तो समझ गया ना, वो एक ऐसा चौकी है, उस पर फैट या डालडा वगैरह लगा हुआ है। अब दौड़ के आना है और ऐसे इसके ऊपर से चल के दौड़ के जाना है। आप सोचो उस पर जो जाएगा स्लिप करके गिरेगा, टांग हाथ टूटेगा। इसके बाद फिर तीसरा हर्डल क्या होता था, एक ड्रम है, उस ड्रम से होके गुजरना है। ड्रम में रंग बिरंगे पाउडर थे और दोनों सिरे कागज से बंद है। ड्रम का इधर भी होल कागज से बंद है, ढोलक जैसे होता है ना, दोनों तरफ कागज से बंद कर दिया गया है। अब इधर से कागज फाड़ के अंदर घुसो, पता नहीं अंदर क्या है। जब घुसोगे तो देखोगे आबिर रखा हुआ, लाल पीला हरा बैगनी, पूरा एकदम कलरफुल होके फिर उस तरफ निकलेगा। प्रथम 2 बाधाओं के बाद बदन और चेहरे पर चर्बी और धूल का एक आवरण यूं ही चढ़ जाता था, ठीक है ना। अब जो फैट में से तुम चिपक के निकलोगे, डालडा और तेल में से, और दौड़ोगे तो वो धूल वूल तो बॉडी में चिपकेगा ही, ऊपर से ये फिर कलर, ठीक है। बाहर दौड़कर रस्सी तक पहुंचने तक जो आदमी होता था ना, उसको पहचानना मुश्किल हो जाता था। इसका लाभ उठाकर लगभग एक साथ जितने भी प्रतियोगी पहुंचते थे, भंबलदा के द्वितीय आने को गलत बताया और कहा कि रस्सी उसने पहले छुई थी।
अब सब तो पहचान में आता नहीं था, सब लाल पीला हरा बैंगनी। तो एक थर्ड वाला जो पोजीशन का था वो आकर के क्लेम करने लगा, ना 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 आमी आची, आमी सेकंडे आची, भम्बलदा थर्ड एसेছে, चूंकि भम्बलदा सेकंड थे। यूँ भम्बलदा उसकी मुखरता की तुलना में मौन थे, चुप थे बेचारे, कुछ बोल नहीं रहे थे, ठीक है ना, शांत एकदम। फिर भी निर्णायकों की सहानुभूति भम्बलदा के प्रति जानकर उसने बच्चे की तरह कहा, भम्बलदा आप माँ की कसम खा लीजिए, मैं अपना दावा छोड़ देता हूँ। अब भाई जो डिसीजन लेने वाले थे वो लोग तो सब भम्बलदा की तरफ ही खींच रहे थे। वो आदमी समझ गया कि सब लोग का इच्छा है कि भम्बलदा को ही सेकंड डिवीज़न दिया जाए। तो उसने बोला, अच्छा भम्बलदा आप माँ कसम खा के बोलिए तो, आप छुए थे कि हम थे? इस बात पे भम्बलदा भड़क गए पूरा। उनके आँख के आँसू उस हुलिया में छिपाए नहीं छिप रहे थे, आँखों से आँसू आ गई। बोले, तुम्हारी माँ नहीं है शायद, वरना तुम एक तो पुरस्कार पाने के लिए माँ को दांव पे नहीं लगाते मेरे भाई। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि भंबल ऐसे पुरस्कारों के लिए नहीं दौड़ता है। मतलब वो कभी भी पुरस्कार हासिल करने के लिए नहीं दौड़ते थे, वो जानते थे कि हम पीछे रह जाएंगे। मुझे तो सिर्फ अपने को तौलना था और मैं कर चुका। सिर्फ मुझे तौलना होता है कि मैं कितनी पानी में हूँ, किस लेवल पे हूँ, तौल लिया, देख लिया, सेकंड पोजीशन अभी भी आ सकता हूँ ना। यही पेज हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज 3 पेज हो जाएगा, बाकी का फिर नेक्स्ट। भम्बल दा को मैंने काफ़ी करीब से देखा है। उनसे 2 वर्ष बड़े थे अशोक दा। आगे आगे निकलते गए हमेशा। अशोक दा पीछे ही पीछे छूटते गए, सॉरी पीछे पीछे छूटते गए कौन? भम्बल दा। आज दोनों के अचीवमेंट में वर्षों का नहीं, युगों का डिफरेंस है। मतलब इतना डिफरेंस है कि भम्बल दा कुछ वर्ष काम करके या मेहनत करके उस लेवल पे नहीं आ सकता है, शायद उसको दूसरा जन्म लेना पड़े। कहाँ अशोक दा चौकड़ियाँ भरते चीफ पर्सनल मैनेजर तक आ गए, कहाँ भम्बलदा रेंगते हुए मास्टर रोल से अदनी किरानी गिरी तक ही पहुंच पाए थे। किरानी गिरी, किराने का दुकान चलाते थे, ठीक है ना, ग्रॉसरी, उसी काम में रह गए। और कहाँ बड़ा वाला भाई, चीफ पर्सनल मैनेजर कंपनी का। स्कॉलरशिप लेकर अशोक दा कॉलेज जाने के साथ बड़े साहब की नज़र में चढ़ गए। अब जब कॉलेज में गए तो काम करते करते कॉलेज भी पढ़ रहे थे अशोक दा, उसमें स्कॉलरशिप उनको मिला अच्छा रिजल्ट के लिए। तो जिस कंपनी में वो मैनेजर थे, उस कंपनी का मालिक का नज़र उनके ऊपर आ गया, लड़का अच्छा है, हैंडसम भी है, पढ़ाई वढ़ाई भी बढ़िया है, स्कॉलरशिप भी मिल गया, भविष्य इसका बहुत उज्जवल है, मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा, ठीक है ना। कंपनी का बॉस उनको नज़र में ले लिया, उन्हीं की लड़की से शादी हो गई। अब जब कंपनी के बॉस की लड़की से शादी हो जाएगा तब मैनेजर का होने का क्या जरूरत, तो कंपनी का बॉस का मालिक। फिर उसी के पैसे से, कंपनी के बॉस के मालिक के पैसे से अमेरिका गए। फिर तो देश देशांतर घूमने का एक क्रम चल पड़ा। शादी भी तो उन्हीं के बंगलों पर हुई थी, जिनमें महज फॉर्मेलिटी में आमंत्रण मिला था भंबलदा और उनकी माँ को, ठीक है ना। बॉस के बंगलों पे ही शादी हुई थी और शादी में इनविटेशन भेजा अशोक दा ने अपने मम्मी को और अपने भाई को, मात्र फॉर्मेलिटी के लिए। जैसे होता है ना कि दूल्हा के बहुत सारा रस्म होता है जो उसकी माँ पूरी करती है, कहीं नहीं, बस सिर्फ आ जाना, खाना खा के जाना, माँ को भी और भाई को भी। शादी क्या हुई, पूरी तौर पर गृह त्याग कर, घर का त्याग करके बंगलों पे चले गए, घर जमाई। लड़की वाले ने कह दिया होगा कि भाई यहाँ रहोगे, मेरा बिजनेस संभालोगे, तभी तुमको हम तभी शादी करवाएंगे और तभी कंपनी में रखेंगे। अब ऐसा मौका जो करियर बनाने वाला आदमी रहता है वो कहाँ छोड़ेगा, ठीक है। लड़की थोड़ी ऐसी वैसी भी रहेगी तो चलेगा, एडजस्ट कर लेगा, कमज़ोर है पढ़ाई लिखाई में, शरीर से कमज़ोर है, बीमार है, देखने में अच्छी नहीं है, तो भी शादी करो, करियर बन जाएगा पूरा। और इधर भंबलदा का हालत क्या था, भंबलदा ने लगातार 4 बार फेल होने के बाद 10 क्लास में 4 बार फेल हुए, 5वीं बार मैट्रिकुलेशन के लिए फॉर्म भरे थे। मैट्रिकुलेशन मतलब 10 क्लास। खैर उस बार फेल नहीं हुए, वरना हर साल पढ़ाई, गौड़ और घर का खर्च जुगाड़ करना ही मुख्य हो जाता था उनके लिए। गौड़ का मतलब सेकेंडरी और मुख्य क्या होता था, प्राइमरी, घर का खर्चा। तो जो 5 बार फेल हुए, वजह क्या था, बेचारे माँ के लिए, बहन के लिए खर्चा पानी इकट्ठा करना है, इसके लिए काम करते थे।
तो 5 साल तक फेल होते रहे, मतलब 4 साल तक फेल होते रहे। इस बार थोड़ा सा मेहनत किए थे पढ़ाई पे। उस अदनी, अदनी मतलब बहुत ही मामूली, अदनी अप्रेंटिसशिप के लिए भी कितनी पापड़ें बेलनी पड़ी थी उन्हें। अप्रेंटिस किसको बोलते हैं भाई? जो किसी कंपनी में कोई काम सीखने के लिए जाता है, नया-नया सीखता है, नौसिखुआ उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। उस काम को पाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा था उनको। जिस कंपनी में भंबल दा के दादा अशोक दा चीफ पर्सनल मैनेजर थे, उसी कंपनी में मामूली सा अप्रेंटिस, नया-नया काम सीखने वाला लेबर चाकर का कितना पापड़ बेलना पड़ा था उन्हें। अशोक दा को पता चलता तो उस सड़ी नौकरी में भंबल दा को कभी ना होने देते। अशोक दा को पता नहीं चला, पीछे-पीछे वो तो इतना बड़ा चीफ पर्सनल मैनेजर, वो थोड़ी ना आएगा कंपनी में, बाहर लिखा पढ़ी का काम देखेगा। उनको पता चल गया होता तो भाई को आने नहीं देते। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अशोकदार भाई है, छोटे भाई, चीफ मैनेजर सर का भाई है ये। गाहे बगाहे कहते रहते, आदमी को शान से जीना चाहिए या तो इस दुनिया से कुछ कर जाना चाहिए। मेरा भाई मेरी गरिमा के अनुकूल होकर आता है तो उसका स्वागत है, वरना उसे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या। माँ को मेरे पास छोड़ दे या उसे लेकर किसी दूसरे शहर चला जाए। मैं जैसे दूसरों को खैरात बांटता हूँ, उसे भी 250 भेज दिया करूँगा। डायलॉग सुने अशोकदा का? वो बोलते थे, आदमी को जीना चाहिए तो शान से जीना चाहिए, सिर उठाकर, सम्मान का ज़िंदगी। आने तो मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लो। और मेरा भाई अगर मेरे हिसाब से चलेगा तब मेरे आसपास रहेगा। कई बार मैंने कहा है कि या तो माँ को मेरे घर में छोड़ दो, और अगर नहीं तो माँ को लेके शहर बदल दो, दूर दूर तक तुमको नज़र नहीं आना चाहिए, कोई ये ना बोले कि तुम मेरे भाई हो। माँ को लेके चले जाओ। बहुत सारी जगह मैं खैरात बांटता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर महीने पैसा देता हूँ। माँ को और तुमको भी 250 भेज देंगे। उस ज़माने का 250 बहुत था, आजकल का 10,000 होता है, 15,000 होता है। भेज दिया करूँगा ऐसे। ये उनका डायलॉग था। तो बच्चों मुझे लगता है कि इसके बाद जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। तो 3, 4, 5 पेजेज़ हैं। कोशिश करूँगा अगले दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके हो जाएगा।